नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन में बात करेंगे देवभूमि से जुड़ी खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाबा केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा केदार के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने बाबा केदार से प्रदेश की सुख और समृद्धि की कामना की। वहीं इसके बाद सीएम धामी ने केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण एवं विकास कार्यों की समीक्षा भी की। हर हर महादेव। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम पहुंचे। इस दौरान ऊंची पहाड़ियों के बीच कच्चे पक्के रास्तों से होते हुए सीएम धामी मंदिर की राह पर निकल पड़े। आगे से नहीं। उन्होंने स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की। कब आए? कल आई। रात को नहीं थी दिवाली में? हाँ। अरे वाह, अच्छी हुई। हाँ। चलो शुभकामनाएं। बिल्कुल ठंड नहीं है? नहीं। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय बाबा केदार। सीएम धामी को देखते ही वहां पहुंचे श्रद्धालुओं का उत्साह दोगुना हो गया। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सभी जोर से जयकारे लगाने लगे। मंदिर पहुंचने पर सीएम धामी का भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने मंदिर में भव्य दर्शन किए और भगवान की पूजा आराधना की। केदारनाथ भगवान बात करें केदारनाथ विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी की ओर से आशा नौटियाल को प्रत्याशी बनाया गया है। तो वहीं उपचुनाव को लेकर बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि हर हाल में इस सीट पर बीजेपी जीत दर्ज करेगी। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने कहा कि हम उपचुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। निश्चित तौर पर यहां बीजेपी की ही जीत मिलेगी। पहली बात तो ये है कि केदारनाथ जी की सीट हम भारी बहुमत से जीतने वाले हैं और कांग्रेस के दावे अपने आप में बिल्कुल खोखले हैं। और जहां तक वो बद्रीनाथ सीट की बात करते हैं तो वो सीट भी पहले कांग्रेस के पास थी और मंगलौर की सीट भी पहले कांग्रेस के ही पास थी। मंगलौर में तो हम बिल्कुल 200 कुछ वोट से ही पीछे रह गए थे, क्योंकि पहले हमारी वहाँ जमानत जब्त होती थी। तो ऐसे में जो केदारनाथ की जनता है वो निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उसको देख रही है। और इसके साथ साथ जो प्रत्याशी हमारी है वे पुरानी विधायक हैं, रही हैं और वे भी अपने आप में बहुत सक्रिय हैं। तो इस सभी बातों को अगर हम जोड़ दें तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी वहाँ से बहुत शानदार तरीके से जीतेगी और कांग्रेस को बहुत करारी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। तो
वहीं विधानसभा उपचुनाव के बीच बीजेपी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भू कानून को लेकर किए गए वायदे के भी दोहराना शुरू कर दिया है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी बनवीर चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो वादा किया है वो आगामी बजट सत्र में भू कानून को लाने का काम किया जाएगा। तो वहीं ऐसा सशक्त भू कानून होगा कि निकट भविष्य में कभी भी भू कानून को लेकर परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य में इन दोनों सामाजिक संगठनों के साथ साथ विपक्षी दलों के नेता भी भू कानून को लाने की मांग कर रहे हैं। मुझे लगता है जो आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है कि जो आगामी हमारा बजट सत्र होगा उसमें जो भू कानून आएगा वो भविष्य में कभी दोबारा भू कानून में परिवर्तन करने की जरूरत नहीं होगी और सबसे अच्छा कड़ा और प्रदेश के हित के लिए, प्रदेश की जनता के हित के लिए वो भू कानून आने वाला है। वहीं केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस की ओर से स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी गई है और इस सूची में 20 कांग्रेस नेताओं के नाम शामिल है। ये सभी केदारनाथ में जीत के लिए कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करेंगे। वहीं उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस उपचुनाव में कांग्रेस के पास कई मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस सरकार को घेर रही है और इसके साथ ही उन्होंने उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का भी दावा किया। तमाम मुद्दे हैं और खास करके जब भी चुनाव होता है तो सरकार के द्वारा वहां पर किए गए कार्य अच्छे या बुरे वो सब सामने आते हैं। तो सरकार ने इस दौरान आप वहां के सभी आम लोग इस बात से अवगत हैं कि यात्रा को किस तरह से डिस्टर्ब किया, केदारनाथ धाम को दिल्ली में स्थापित करने की जो मंशा मुख्यमंत्री जी की रही वो सबके सामने है। तो ये सब मुद्दे हैं। वहाँ अब जाके जब शैला जी नहीं रहेगी तब उसके बाद जाके घोषणाएं हो रही हैं विकास की, तो इसका अर्थ ये है कि पिछले 7.5 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया होगा, इसलिए अब घोषणाएं करनी पड़ रही हैं। तो ये सब मुद्दे हैं जिन पर चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं उत्तराखंड राष्ट्रीय लोकदल की इकाई ने प्रदेश में युवा रालोद का विस्तार किया है। पार्टी प्रदेश कार्यालय देहरादून ने प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र पंत और मुख्य प्रवक्ता अनुपम खन्ना की मौजूदगी में युवा रालोद प्रदेश अध्यक्ष और महासचिव नियुक्त किए गए हैं। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र पंत ने बताया कि पार्टी ने शैलेंद्र पवार को युवा रालोद का प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया है। वहीं सुमित पोखरियाल को महासचिव बनाया गया है। के लिए और नशे से मुक्त करने के लिए हमारी मुहिम है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए लगे हैं। हम अच्छे से उनका साथ देंगे, संविधान मांगना करेंगे। वैसे हमारी पार्टी गरीबों किसानों की पार्टी है और अच्छे से अपना पूरा सहयोग देंगे। विधानसभा 2027 के चुनाव के लिए देखिए, केदारनाथ में हम एनडीए का घटक दल है, लेकिन अभी हमारे पास सरकार की तरफ से कोई लिखित में ऐसा आदेश नहीं आया है कि नहीं हमसे समर्थन मांगा गया उन्होंने कि हमारे प्रचार में आया। तो इसमें हम इस तरीके से नहीं जाएंगे कि हम जबरदस्ती वहां पे जाए। हम सरकार के हिस्सा में हर हमेशा कहता आया हूँ कि हमने आत्मसमर्पण नहीं किया है, हमने केंद्र में सरकार बनाने के लिए सहयोग किया है। तो हम इसके पीछे भाग करके हम काम करेंगे। अगर सरकार हमें हमारे स्वाभिमान के साथ बुलाएगी तो हम जाएंगे। सरकार की जो क्रिया काम करने के तरीके हैं या काम किया है या जो भी चीजें हम जनता के सामने रखने के लिए सक्षम है, लेकिन हम ऐसे नहीं जाएंगे कि। तो वहीं गढ़वाल के सबसे बड़े अस्पताल बेस अस्पताल श्रीकोट में बर्न यूनिट नहीं है, जबकि अस्पताल श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के अधीन है। फिर भी पिछले 1 साल से यहां बर्न यूनिट ठप पड़ी हुई है। अक्सर देखा जाता है कि त्योहारी सीजन में आतिशबाजी के चक्कर में कई लोग झुलस जाते हैं। ऐसे में उन्हें देहरादून या ऋषिकेश की दौड़ लगानी पड़ती है। वहीं इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि जल्द ही प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में हर प्रकार की मेडिकल सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। देखिए, जितने हमारे मेडिकल कॉलेज हैं, चाहे देहरादून मेडिकल कॉलेज है, चाहे हरिद्वार का मेडिकल कॉलेज अब नया बन रहा है, जैसे हमारा हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज है, वैसे श्रीनगर का, वैसे हमारा अल्मोड़ा का है। अब हम मेडिकल कॉलेजों में हर प्रकार की फैसिलिटी देने वाले हैं। श्रीनगर में चूँकि हमारा 50 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक बन रहा है, वो लगभग 4 महीने में तैयार हो जाएगा। जैसे वो तैयार होगा वैसे हम वहाँ बर्न यूनिट शुरू कर देंगे। तो वो हमारे प्लान में है। और मैं कह सकता हूँ कि देखिए आप, जब से हमारा अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज बना तो अब
पर डे लगभग 300 पेशेंट जो हल्द्वानी आते थे, अब अल्बड़ा में उनका इलाज हो जा रहा है। जब से हमने श्रीनगर मेडिकल कॉलेज को पूरा जो है संसाधन युक्त किया है, वहाँ फैकल्टी चले गए, प्रोफेसर चले गए हैं, 5-6 स्पेशलिस्ट डॉक्टर चले गए हैं, हमने डॉक्टरों की तनख्वाह 50% अतिरिक्त कर दिए, तब से जो है पर डे 700 मरीजों का इलाज अब श्रीनगर में हो रहा है। बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड अपने 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहा है और वहीं इसको लेकर खेल विभाग ने राज्य के सभी स्कूलों के खेल प्रशिक्षकों और होनहार प्रतिभागी खिलाड़ियों में से आह्वान भी किया है कि अगर वह राष्ट्रीय खेलों में वॉलंटियर के रूप में प्रतिभा करना चाहते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री के पोर्टल पर अपना आवेदन करना होगा। ये मैसेज देना चाहता हूं कि उनके स्कूल के पीटीआई, उनके स्कूल के स्पोर्ट्स कोच, उनके स्कूल के वैसे एथलीट जो कि खेलों में रुचि रखते हो, ये कृपया करके हमारे वॉलंटियर पोर्टल पे, जो कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी इसका यूथ फेस्टिवल के समय इसको लॉन्च करेंगे, उसमें वो अपने आप को जरूर रजिस्टर करें। वॉलंटियर पोर्टल पे रजिस्टर करेंगे तो उससे उनको सीखने को भी मिलेगा। हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग भी दिलवाएंगे कि कैसे स्पोर्ट्स की वॉलंटियरिंग की जाती है, और ये एक लर्निंग एक्सरसाइज होगी उनके लिए। बहुत बड़ा माहौल में वो पूरे भारत के बड़े बड़े खिलाड़ियों को देखने का भी मौका मिलेगा उनको। तो वहीं देश के पर्वतीय राज्यों में मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है। बदलते मौसम के कारण लोगों में सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी परेशानियां भी देखने को मिल रही हैं। वहीं बदलते मौसम पर किस प्रकार से सावधानियां बरतनी चाहिए, इसी पर डॉक्टर जयनीत कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि बदलते मौसम की मार और दीपावली त्योहार के कारण लोगों को गले संबंधी परेशानियां तेजी से पनप रही हैं। ऐसे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। ये अब टाइम है जब खास तौर से छोटे बच्चों को और बुजुर्गों को जिनको सांस की दिक्कत है, उन लोगों को बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। दिवाली के टाइम पे प्रदूषण का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इससे, धूल से, अलग अलग विभिन्न प्रकार की खुशबुओं से, इन सब से बचने की बहुत ज़रूरत है। बच्चों को पहले आना है तो बच्चों को सही तरीके से कपड़े पहनने हैं, पानी ठीक तरीके से पीना है और धूल वगैरह से बचें। जिन बच्चों को एलर्जी की समस्या है, एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी टाइम है कि वो मास्क पहने, सही तरीके से कपड़े पहने, टोपी वगैरह का इस्तेमाल करें और ठंडा और खट्टा खाने से बचें, स्पेशली ठंडा खाने से बचें। अब जो बुजुर्ग लोग हैं उनको ध्यान रखना है कि बीच बीच में अपना ऑक्सीजन का स्तर चेक करते रहें, ठंडे से बचें और धूल से स्पेशली जितना दूर हो सके रहें। बाहर निकलें तो जितना हो सके मास्क का इस्तेमाल करें। ये सारी चीजों का प्रयोग करेंगे तो ठीक रहेंगे। तो वहीं राज्य में महातोल विभाग ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर कड़ी कार्रवाई की है और इस पर जानकारी देते हुए जो संयुक्त नियंत्रक निरीक्षक माप विज्ञान गोविंद सिंह ने बताया कि अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई है, जिसमें घरेलू गैस, पेट्रोल पंप, मिठाई की दुकानें शामिल हैं। दिवाली त्योहार के मद्देनजर विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में निरीक्षकों द्वारा अभियान चलाया गया, जिसमें 181 मामले हमारे विभाग द्वारा दर्ज किए गए, जिसमें गैस एजेंसी के 7 मामले, पेट्रोल पंप के 12 मामले, सुनारों के 17 मामले, मिठाई विक्रेताओं के 36 मामले और कुल मिलाकर 181 मामले दर्ज किए गए और अभी लगातार अभियान जारी है विभाग द्वारा। और मेरी उपभोक्ताओं से निवेदन है कि अगर इस प्रकार की वो घटतौली या बढ़तौली या ओवर रेटिंग की कोई शिकायतें उनको मिलती है तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1800114000 पे और विभागीय हेल्पलाइन 1800804296 तथा सीएम हेल्पलाइन 1906 पे शिकायत कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरे जो पर्सनल वो नंबर है उस पर भी शिकायत कर सकते हैं। तो वहीं रुड़की में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की लापरवाही एक बार फिर देखने को मिली है। तो वहीं बात करें पीर बाबा कॉलोनी में, तो स्टेशन जाने के लिए बनाया जा रहा फुट ओवर ब्रिज ढह जाने से लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि पुल के गिरने से किसी प्रकार की जानमाल की हानि नहीं हुई है। फिलहाल लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पुल का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। नहीं, पुल धराशायी नहीं हुआ है क्योंकि पुल तो अभी बनने का काम चालू ही हुआ था। इसका बॉटम कॉर्ड का काम हमारा चल रहा था,
बॉटम कॉर्ड हमारी लेइंग की जो से लगाते हैं, इसका ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, धीरे धीरे करके बॉटम कॉर्ड लगती है हमारी। बॉटम कॉर्ड जब सेटअप हो जाती है तब पुल इरेक्शन का काम चालू होता है ना। तो अभी ये काम चल ही रहा था, अब चूंकि क्या दिवाली का टाइम है, छुट्टी थी, तो 1-2 दिन से काम बंद था, तो इस वजह से ये काम रुक गया था हमारा। कल रात में या सुबह को ये पानी चला है अचानक से, तो हो सकता है कि नीचे जो उसके जो सपोर्ट था वो डिस्टर्ब हुआ, तो एकदम से झटका लगने से वो उसकी केबल जो है जो लेफ्ट साइड पे एंकर ब्लॉक पे, तो वहां से खुली, तो वो नीचे आया, क्षति नहीं हुई है, वो नीचे झुक गई है बॉटम कॉर्ड। उसको दोबारा आकर के हमने उसके जो इंजीनियर हैं वो जो वहां पे जो कर रहे हैं उसको काम को, उनको इन्फॉर्म कर। बात करें यमुना की, तो यमुना नदी का जल हर जगह पर प्रवाहित होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में मां यमुना कहां से निकलती है? आज हम आपको इसके पूरे अस्तित्व के बारे में बताएंगे। तो चलिए आज हम इन्हीं पवित्र धाम यमुनोत्री से जुड़े इतिहास को बताते हैं। अद्भुत अलौकिक यमुनोत्री 4 प्रतिष्ठित हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक, जहां से होती है 4 धाम यात्रा की शुरुआत। यमुनोत्री धाम दर्शन और मंदिर का इतिहास। यमुनोत्री धाम अपने आप में एक बड़ी मान्यता रखता है, जो 4 धाम तीर्थ यात्रा का एक हिस्सा है। यहीं से 4 धाम की यात्रा की शुरुआत होती है। आपको बता दें कि यमुना नदी का स्रोत उत्तरकाशी में गढ़वाल में स्थित है, और ये गढ़वाल हिमालय में 3293 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यमुनोत्री मंदिर का इतिहास। मां यमुनोत्री के मंदिर का इतिहास बताने से पहले हम आपको बता दें कि यमुनोत्री मंदिर गढ़वाल हिमालय के समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर मौजूद है। बता दें ये लगभग 3235 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। शुरुआत में मंदिर को टीवी नरेश ने 1839 में बनवाया था, लेकिन दुर्भाग्यवश यमुनोत्री के बाढ़ की चपेट में आ गया था, जिसके बाद मंदिर का निर्माण पूर्ण रूप से 19वीं शताब्दी में जयपुर के महारानी गुलारिया और टीवी गढ़वाल के राजा प्रतापगढ़ ने अपनी पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ पूरा कराया। यमुनोत्री धाम की यात्रा का महत्व। किसी भी यात्रा के पीछे कई सारे कारण और कथाएं छिपी होती हैं। ऐसे ही मां यमुनोत्री के धाम की यात्रा का महत्व, जिसके अनुसार कहा जाता है कि सूर्य देव की पुत्री यमुना और पुत्र यमराज जब मां यमुना नदी के रूप में पृथ्वी पर बहने लगी, तो उनके भाई यमराज को मृत्यु लोक दिया गया। मां यमुना ने भाई दूज का त्योहार मनाया और यमराज ने मां गंगा से वरदान मांगने के लिए बोला। यमराज ने बहन यमुना की बात को सुनकर वरदान दिया कि जो भी तेरे पवित्र जल में स्नान करेगा वो यमलोक का रास्ता कभी नहीं देखेगा। इसलिए कहा जाता है कि जो भी मनुष्य यमुना के पवित्र जल में स्नान करता है तो वो अकाल मृत्यु के भय से दूर हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ हजारों से भी ज्यादा की संख्या में भक्त आते हैं। यमुनोत्री के कपाट खुलने का समय। पहाड़ों में बसी यमुनोत्री मंदिर में आने और जाने का समय निर्धारित है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई किसी भी समय आ जा सकता है, इसलिए मंदिर के कपाट खुलने का समय तय है। बता दें कि मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर खोले जाते हैं, यानी कि अप्रैल मई के महीने में कपाट खुल जाते हैं। यात्रा शुरू हो जाती है और अक्टूबर और नवंबर में मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। यमुनोत्री धाम की यात्रा की शुरुआत। जहां तक बात यात्रा की शुरुआत की है, बता दें कि यात्रा की शुरुआत सबसे पहले पांडवों ने की। पांडव उत्तराखंड में तीर्थ यात्रा पर आए थे, तो पहले यमुनोत्री आए, उसके बाद गंगोत्री और फिर केदारनाथ और बद्रीनाथ की ओर बढ़े। तभी से 4 धाम की यात्रा की शुरुआत हुई। तभी से ही यहाँ पर लाखों भक्तों का तांता लगा रहता है और सब अपनी मनोकामना को पूर्ण कराने के लिए यमुनोत्री से यात्रा की शुरुआत करते हुए 4 धाम की पूरी यात्रा करते हैं। मनुष्य अपने जीवन में अनेकों पाप करता है, जिनका उद्धार यमुनोत्री के जल में स्नान करने से हो जाता है। पाप से मुक्ति पाने के लिए हर साल यहाँ भक्त आते हैं और कलयुग में किए पाप से मुक्ति पा लेते हैं। न्यूज़ डेस्क, जनता टीवी। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी। नमस्कार।